नमस्कार। अनुस्वार मंच से डॉक्टर संजीव कुमार आज फिर एक नई हस्ती के साथ। हरिप्रकाश राठी गजब के कथाकार हैं और किस भाषा और किस भाव में ये कहानी लिखते हैं, ये मार्वलस, अप्रतिम जिसे कहना चाहिए। तो आज हम इनकी साहित्यिक यात्रा पर पड़ताल करेंगे और इनसे पूछेंगे इनकी साहित्यिक यात्रा के सवाल। नमस्कार राठी साहब। नमस्कार जी, हाजिर हूँ। कैसे हैं संजीव जी आप? ये आपकी अदालत की तरह नहीं है, यहाँ विचार विमर्श है। अदालत में तो पूरा समय करते हैं। जी। तो हमारा साक्षात्कार आपकी साहित्यिक यात्रा पर निर्भर करेगा। तो पहला प्रश्न इस तरह है कि आपकी साहित्यिक यात्रा कब, कहाँ और कैसे, यानी किसकी प्रेरणा से प्रारंभ हुई? जी, मेरी साहित्यिक यात्रा वस्तुतः मेरे बैंक से शैक्षिक सेवानिवृत्ति लेने के बाद प्रारंभ हुई। वैसे तो कई तरह के कथानक मेरे दिमाग में जब मैं नौकरी करता था तब भी उमड़ते घुमड़ते थे, पर बैंक की व्यस्तताएं कह दो या नौकरी की व्यस्तताएं कह दो, मैं उन्हें रेचित नहीं कर पाया। लेकिन बीआरएस के बाद मुझे समय भी मिला, अनुकूल माहौल भी मिला। एक ऐसा समय भी आया जब मैं घर में अकेला था, जब डॉक्टर सुशीला राठी की भी पोस्टिंग बाहर थी, बच्चे भी बाहर पढ़ने के लिए थे। तब ऐसे ही मेरे दिमाग में एक कथानक, हमारे घर में एक अमरूद का पेड़ था। उस पेड़ को देख के मैं जाने क्या क्या कल्पनाएं करता रहता, और उसी पेड़ की जो कल्पनाएं थी वो मेरी इस प्रथम कहानी को रचने में सहायक हुई। मैंने एक बार ऐसे ही मेरे मन का रेचन करने के लिए एक कहानी लिखी, अमरूद का पेड़, और उसे, चूंकि ये पहली कहानी थी और ये कहानी मैंने 45 वर्ष के बाद लिखी थी। आई वॉज 46 years when I wrote it। और मैंने इसे राजस्थान पत्रिका में भेजी और मेरे लिए आश्चर्य था कि 1 महीने बाद मैंने उसे पत्रिका में छपा हुआ पाया। कई लोगों ने, थैंक यू सो मच, बहुत धन्यवाद आपका। और उसके बाद कई लोगों ने मुझे फोन करके कहा कि ये कहानी इतनी अच्छी आपने राठी जी लिखी। मैंने तो कहा, मैंने तो सहज रूप से इसे मेरे मन का रेचन ही माना, लेकिन मुझे लगा कि अब मुझे कुछ और कहानियां लिखनी चाहिए। उसके बाद मैंने एक और कहानी लिखी थी, ढाल। वो कहानी मैंने भास्कर में भेजी थी और वो भी आश्चर्य था कि 15 दिन बाद दैनिक भास्कर में छपी थी वो भी कहानी जी। उसके बाद एक और कहानियां लिखी, मुझे ध्यान है युगांतर लिखी थी, और उसे उस समय मैं उन्हीं पत्रिकाओं को जानता था, सरिता में भेजी थी, सरिता में प्रकाशित हुई थी। तब मुझे लगा कि यकायक मेरे भीतर एक कथाकार प्रकट हुआ है। मेरे पास कई कथानक थे, कई घटनाएं थी, कई एक लंबा अनुभव था। तो मुझे लगा कि कल्पनाएं और इन चीजों को अगर हम कहानियों में डालें तो अच्छी कहानियां बन सकती है। और फिर तो एक यात्रा शुरू हो गई, और वर्ष 2001 से 2010 के बीच मैंने करीब 80 कहानियां लिखी। ओहो, बल्क प्रोडक्शन। तो ये सारी कहानियां छप चुकी हैं या अभी नहीं? मैंने अब तक करीब 2001 से 2021 के मध्य में करीब 150 कहानियां लिखी है, और 100 से ऊपर कहानियां मेरी प्रकाशित है। अरे वाह, जबरदस्त, रियली जबरदस्त। आजकल डिजिटल युग है संजीव जी जी, और इस डिजिटल युग ने कथाकारों को, साहित्यकारों को का मार्ग बहुत प्रशस्त किया है। अब आपको किसी के मार्फत कहीं छपने की जरूरत नहीं है। आप ईमेल से भेजिए, आपकी रचना अच्छी है तो संपादक छाप ही देता है, मैंने देखा है। और करीब करीब सारी अच्छी पत्रिकाओं में मैं प्रकाशित हो चुका हूं, हंस में, वागथ में। आपकी कहानियों में दम है। धन्यवाद। कहानी लीक से हटकर लिखने के लिए जिगर चाहिए, और वो आप में है। आपकी कहानियां लीक से हटके और एकदम अलग ही गुलदस्ता दिखाई पड़ता है, जहां तक मैंने पढ़ी है कुछ कहानियां। जी जी। तो पहली रचना आपने बताया सेवानिवृत्ति के बाद किया, तो ये कब प्रकाशित हुई थी? ये जनवरी 2002 में प्रकाशित हुई थी। 2 जनवरी 2002 राजस्थान पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। बधाई। अब कहानियों के अलावा भी किसी विधा में आपने कुछ लिखा है? मैंने जो कुछ भी लिखा है गद्य विधा में ही लिखा है। मैंने कहानियां लिखी है, करीब 500 से ऊपर मेरे आलेख संपादकीय पृष्ठ पे छप चुके हैं, प्रकाशित हो चुके हैं। क्या बात मैंने
हाँ, कहानियों के साथ बीच में ये स्तंभ लेखन का भी किया था। करीब 500 से ऊपर मेरे ये प्रकाशित हैं। और कुछ लघु कथाएं भी मैंने लिखी है, लेकिन जो भी लिखा है मैंने गद्य में ही लिखा है। कविता लिखने का मुझे लगता है कि मुझ में हुनर नहीं है। कविता एक अलग विधा है। आप यूं कह दीजिए कि किसी जिन को बोतल में बंद करने की कला कविता है। यानी आप जब किसी विराट को सूक्ष्म में कन्वर्ट करते हैं तो दैट्स ए पोइम, वो एक कविता है। लेकिन उसी जिन को जब आप आकाश पे फैलाते हैं तो वो गद्य होता है। तो मैं क्या है कि जिन को बोतल में निकाल के फैला तो सकता हूं, मैं लेकिन उसको मैं आपके इस व्याख्या से थोड़ा क्या बोलते हैं, आश्चर्यचकित हूं कि मैं तो इतने सारे बोतल में, इतने सारे जिन बोतल में बंद कर रखे हैं, मेरे को उठा ले जाएंगे सब एक साथ? नहीं नहीं, आपको उठा नहीं ले जाएंगे। इन जिनों को पाठक उठा ले जाएंगे आप। पाठक इन्हें देखेंगे सब। तो अंतिम तौर पर काम आपने कई विधाओं में किया है, लेकिन अंतिम तौर पर आपने कथा कहानी ही मेन रखी। हाँ, मेरी मुख्य धारा कथा कहानी की ही रही, मुख्य विधा ही रही। कविता आपने कभी नहीं लिखी? कविता मैंने कभी भी नहीं लिखी। कुछ लघु कथाएं मैंने लिखी थी, लेकिन लघु कथाओं में मुझे ये लगा कि लघु कथाओं में आपके दर्शन का विस्तार नहीं होता, आपकी फिलोसफी का विस्तार नहीं होता। मुझे लगता है कि मुझे कुछ विस्तार चाहिए तो वो कहानी में मिलता है। लघु कथा तो मेरे विचार से राठी साहब अखबार में छपने वाली छोटी सी न्यूज है। हाँ, शायद आप ठीक कहते हैं, मुझे भी यही लगता है। और अगर वो न्यूज की तरह है तो वो सिर्फ वर्णनात्मक होगा, उसमें दर्शन भी नहीं आ सकता, उसमें उपचार भी नहीं आ सकता, उसमें यथा स्थिति की व्याख्या करने का ही इसको बचता है। कहानी एक अच्छा सेतु है, आप कह सकते हैं, लघु कथा और उपन्यास के बीच का, जिसमें आपके दर्शन को भी विस्तार मिलता है, आपके विचार को भी स्थान मिलता है। लेकिन प्रभु मैं तो लिख ही नहीं पाया। आपने तो इतनी कविताएं लिखी है सब अभी। और आप देश के एक नामची कवि है। तो गद्य पे मैंने हाथ साफ करने की कोशिश की, लेकिन असफल रहे। तो हमने कहा ठीक है, अब हम कविता के रूप में उपन्यास लिख रहे हैं। लेकिन मैं एक बात आपको कहना चाहता हूं, हो सकता है ये लोगों से हटके एक बात हो, पर ये मेरा एक छोटा सा इसे आप अनुभव कह दीजिए। मैंने ये देखा है जी सर कि जिस व्यक्ति ने भी हेलो जी 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 कि जिस व्यक्ति ने भी एक ही विधा ली है, जैसे गद्य ही ली है, तो वो गद्य में पारंगतता के साथ उसने लिखा है। आप देखिए, मुंशी प्रेमचंद ने कोई कविता नहीं लिखी, मुझे मुंशी प्रेमचंद की कहीं कोई कविता नहीं मिली, लेकिन जो गद्य उन्होंने लिखा वो वाकई आज तक एग्जाम्पलरी है। और जिन लोगों ने गद्य और पद्य दोनों में लिखा है, उनका हो सकता है, जैसे बहुत बड़े कवियों ने कुछ कहानियां लिखी है, लेकिन उनकी कहानियां उस उत्कर्ष को नहीं पकड़ती जो सिर्फ गद्यकार की कहानियां पकड़ती है। जी, इसमें कोई दो राय नहीं, आप सही कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि गद्य और लेखकों ने या और कवियों ने नहीं लिखा है। महादेवी वर्मा ने भी लिखा है, बल्कि कुछ लोग तो ये कहते हैं महादेवी वर्मा की जो किताबें थी, यानी काव्य संकलन जो थे, उनके तुलना में उनके अतीत के चलचित्र और स्मृति की रेखाएं जैसी जो उनकी रचनाएं थी वो ज्यादा प्रौढ़ और गंभीर थी। मुझे ऐसा लगा, जैसे मान लो रविंद्रनाथ टैगोर की जब आप कविताएं पढ़ते हैं और आप उनकी कहानियां पढ़ते हैं, तो निश्चित तौर पे मुझे उनकी कविताएं ज्यादा बिल्कुल ये तो स्वाभाविक है, ये तो स्वाभाविक है। जहां आप दो विधाओं में काम करते हैं, आप न्याय नहीं कर सकते पूरा। आप जयशंकर प्रसाद की देखिए, आप उनकी पोइट्री और उनके गद्य में कितना अंतर है उसके लेवल में। जी, तो आपका जो रचना संसार है उसके बारे में थोड़ा उल्लेख करेंगे? जैसा कि मैंने आपको बताया, मैंने अब तक 150 करीब कहानियां लिखी है, उसमें से 100 करीब कहानियां पत्रिकाओं में प्रकाशित भी है, 9 कथा संग्रह है मेरे, और 3 निबंध संग्रह है।
अब तक ये प्रकाशित हो चुके हैं। ये प्रकाशित हो चुके हैं। तो आप बैठे क्यों, शांति से क्यों बैठे हुए हैं? थोड़ा थोड़ा सा जुनून पैदा कीजिए और फटाफट बाकी चीजों की कलेक्शन तैयार कर लीजिए। हम तो बिल्कुल बिल्कुल हम बैठे हैं ना, बिल्कुल सर, बिल्कुल। है ना। आप अपनी कहानियों की कथा वस्तु और पात्र कैसे चुनते हैं? एक्चुअली मुझे लगता है कहानियां की कथा वस्तु या पात्र चुने नहीं जाते। कहानी मेरे हिसाब से आपके पास मतलब आप ये कह सकते हैं कहानी एक बलबला है, एक घटना का वाइब्रेशन है। वो वाइब्रेशन वो जब भी स्ट्राइकिंग आपके भीतर आती है तो एक कहानी उपजती है। आप चलते हुए एक छोटी सी चीज देखते हैं और एक कहानी बन जाती है। आपने एक अमरूद का पेड़ देखा और एक कहानी बन गई, क्योंकि उस अमरूद के पेड़ से कनेक्टेड कोई घटना आपको स्ट्राइक करती है। जी आप सड़क पे चलते भी एक कहानी हो सकती है। आप किसी व्यक्ति के एक विशिष्ट साइकोलॉजिकल मनोवैज्ञानिक पहलू को देखते हैं, तब भी कहानी बन सकती है। कहानी यथार्थ से भी आ सकती है, कल्पना से भी आ सकती है। यूं कह सकते हैं कि कहानी यथार्थ और कल्पना का दिल फरेब मेल है। ओ, ये सही से शब्द बोला आपने, दिल फरेब मेल। आपके जो पात्रों की संख्या है वो तो काफी हो गई इतना लिखने के बाद, लेकिन कोई ऐसा पात्र है जो आपको बहुत सर्वप्रिय हो या जिसे याद करके आप वापस उसी दुनिया में पहुंच जाते हो? देखिए, ये लेखक के साथ एक बहुत बड़ी समस्या है, चूंकि सभी कहानियों को वो रचता है, सभी कहानियां चूंकि उसकी आत्मजा होती है, तो उसको करीब अपनी सारी कहानियां अच्छी ही लगती है। इसलिए अपनी ही कहानियों में से किसी एक कहानी को चुनना उसके लिए बड़ा दुष्कर कार्य है। मुझे एक छोटी सी एक महाभारत की एक कहानी मैं आपको उद्गत करूंगा, बहुत जी छोटी जी सी है। जी। कि एक बार खांडव वन में आग लगी थी, तो वहां एक सारंग पक्षियों की माता पेड़ पे बैठी थी। जब आग उसकी तरफ आ रही थी तो उसके पास 4 बच्चे थे। एक बच्चा उड़ सकता था, एक बच्चा अभी अभी उड़ना सीखा ही था, एक बच्चा बिल्कुल नया सा था, वो उड़ना सीख रहा था। इस तरह की स्थिति थी। तो उस आग को आते देख के उसको लगा कि मैं एक को लेके उड़ सकती हूं, लेकिन वो असमंजस में पड़ी रही कि बाकी 3 को मैं नहीं छोड़ सकती। तो लेखक की भी वही स्थिति है अपनी कहानियों को लेके कि किसी एक कहानी का विशिष्ट रूप से चयन करना उसके लिए कठिन होता है। फिर भी कुछ कहानियां मुझे विशेष प्रिय रही है। अमरूद का पेड़ कह सकते हैं, मेरी एक कहानी पिशाच है जो मुझे अच्छी लगी है। तृप्ति एक कहानी है जो कई लोगों द्वारा सराही गई है। जी उसका एक अंतिम वाक्य था कि भूख ने, एक बेगर की कहानी, एक भिखारी की, और उसका अंतिम पंक्ति थी, मतलब छोटा सा कथानक है उसका कि वो गांव से लेके भीख अपना पेट भरता है, और एक दिन किसी कारणवश उसको एक बहुत बड़े आदमी का निमंत्रण पत्र मिल जाता है। तो वो इस कल्पना में ही खो जाता है कि आहा, उस भोजन के अंदर क्या क्या चीजें होगी, ये होगी, दाल का हलवा होगा, पूड़ी होगी, पकौड़ी होगी, ये सब चीजें होगी। और उस कल्पना के अंदर जब वो वहां जाता है तो वो एक एक चीज को कई बार खाता है, क्योंकि जीवन में पहली बार उसने इतना सुंदर भोजन देखा। लेकिन इट सो हैपन्स कि दूसरे दिन वो मर जाता है। नहीं, तो कहानी वैसे की अंतिम लाइन ये थी कि भूख ने जिसे वर्षों जिंदा रखा, चपटी ने एक रात की मोहलत भी नहीं दी। तो जब तक हमारे भीतर भूख है, हमारे भीतर कुछ करने की चाहना है, तब तक हम करते हैं। आप कहते हैं जुनून तभी रहता है जब तक कोई भूख हो। जिस दिन हम तृप्त महसूस कर लेते हैं, हमारी शायद दौड़ भी खत्म हो जाती है। शायद हाँ, हम मर जाते हैं उस दिन, जिस दिन हमारी तृप्ति हो जाती पॉपुलर शेर है ना, कहाँ दिल जले को सुकून चाहिए, जुनू के लिए बस जुनू चाहिए। है। क्या बात है। और जुनून में ही तो हम लिखने कलम चलाने वाले आदमी और पब्लिशिंग के काम में आ गए। इसका पी भी हाँ, पता एक भूख जिंदा होनी चाहिए। वो जो बच्चन साहब कहते हैं ना, उस हाला से प्यार मुझे जो दूर हथेली से प्याला, उस हाला को पाने के लिए हम लालायित रहते हैं, उस हाला को पाने के लिए हम दौड़ते हैं। ठीक बात है। प्यार नहीं पा जाने में है, पाने के अरमानों में, पा जाते तब हाय न इतनी प्यारी लगती मधुशाला। वैसे आपको बता दूं, मैं मधुशाला पर किताब लिख रहा हूं, आज की मधुशाला। तो उनकी जो रुबाइयां हैं उनको मैं आज के परिप्रेक्ष्य में को रिलेट कर रहा हूं।
लिख लिया 40-45, अभी थोड़ा समय लगेगा क्योंकि अच्छा, करीब बस मेरे ख्याल से 150 के करीब है उसमें। 150 के करीब है। वास्तविक जीवन के परिवेश में आपको कहानियां कैसे मिलती हैं, या उनमें कल्पना ही होती है आपकी कहानियों में, क्या चीज है नहीं, या? जैसा कि मैंने आपको बताया कि कहानियां आपको अनायास मिल जाती है। आप यूं कहिए कि कहानियां एक गुप्त गंगा की तरह है और जाने कब प्रकट हो जाए, कौन सी चीज आपको यकायक वाइब्रेट कर दे और एक कहानी आपके भीतर आ जाती है। और कई दफे जब आप कहानी को प्रारंभ करते हैं तो आपके मतलब दिमाग में एक कथानक होता है। जैसे आप यूं समझिए कि समुद्र के अंदर एक बर्फ खंड पड़ा है, ओ, आप कहानी लिखना चालू करते हैं तो वो बर्फ खंड पिघलता है और फिर तो आप देखिए कि कहानी नदी की तरह चलती रहती है बल खाते हुए। कई बार अंजाम आपको उसका पता होता है, कई बार अंजाम भी उसका पता नहीं होता। नहीं आपको होता। स्वयं नहीं पता कि किस अंजाम की तरफ मुड़ेगी। एक बात है, अभी जो आपकी विषय वस्तु है या भाव है या जो पात्र हैं, वो सब सामाजिक परिवेश के द्वारा किस तरह प्रभावित होते हैं, अगर होते हैं तो? देखिए, हर तरह के पत्र है। पत्र समाज से भी आते हैं, देश की राजनीति से भी आते हैं, समय काल परिस्थिति से भी आते हैं, परिवेश से भी आते हैं, और जिस वातावरण में आप रहते हैं वहां से भी आते हैं। और ये सब चीजें हमारी कहानियों को प्रभावित करते ही हैं। निश्चित तौर पे मैं राजस्थान का हूं तो आपको मेरे कहानियों में राजस्थान की लोकोक्तियां, राजस्थान के मुहावरे मिलेंगे, कहीं राजस्थान की लोक भाषा मिलेगी। तो मैं उस स्थिति से, उस परिस्थिति से तो प्रभावित होऊंगा ही जहां मैं रह रहा हूं। जी, आप यूं कह सकते हैं कि कहानियां समय के हस्ताक्षर है। ठीक बात है। आप उस समय को जीते हैं जिस समय में आप होते हैं। व्यंग क्षेत्र में आपने प्रवेश नहीं किया? नहीं, व्यंग्य मैंने नहीं लिखा। मैंने जो भी लिखी है कहानियां ही लिखी है या निबंध लिखे हैं। तो आप अपनी कहानियों को क्या संज्ञा देंगे? यथार्थवादी, नई कहानी, या समकालीन कथा? मैं मेरी कहानियों को किसी सांचे में नहीं ढालना चाहता। जी, मैं ये कह सकता हूं कि मेरी जो भूख क्या है ये मैं आपको बता दूं। मैं ये चाहता हूं कि कहानी में सत्य का प्रवेश होना चाहिए। द स्टोरी शुड बी एक्सटेंशन ऑफ द ट्रुथ। जहां भी मुझे लगता है कि कहानी के अंदर सत्य को समावेश कर सकता हूं, किसी सारभूत सिद्धांत को ला सकता हूं, किसी महान आदर्श को प्रकट कर सकता हूं, और ऐसी मुझे कोई कहानी रचने की स्थिति मिलती है तो मैं अवश्य बनाता हूं। स्टोरी, कहानी से सत्य प्रकट होना चाहिए। कहानी सत्य का विस्तार है। सही बात है। कहानी आपकी मतलब कुंठाओं का रेचन नहीं है, या आप जिस तरह से आप आजकल आप देखिए लोग क्यों नहीं पढ़ रहे हैं कहानी। आप इस पे एक खास बात हो, लोग इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं कि आजकल अधिकतर कहानियां जो है मनोवैज्ञानिक पेचीदगियों से भरी हुई है, मनोवैज्ञानिक कुंठाओं से भरी हुई है। उनके प्रवाह सहज नहीं है, उनमें सत्य का विस्तार नहीं है। तो जब तक कहानियों के अंदर ये चीज नहीं आएगी, कहानी को रचने की विधा भले बदल गई हो, कहानी में जब तक सत्य, एक महक है कहानी की, मेरे को ऐसा लगता है। आजकल कथा कहानी और लघु कथा विशेषकर बड़ी जबरदस्त तरीके से लिखी जा रही। बहुत लेखक हैं जो लिख रहे हैं, लेकिन पाठकों से उनका जुड़ाव क्यों नहीं हो पाता आपके दृष्टि से? वही जो मैं आपको कह रहा था कि आजकल साहित्यिक जगत में ये सबसे बड़ा प्रश्न है कि हम पाठकों से क्यों नहीं कनेक्ट कर पा रहे हैं। लेकिन मैं बहुत सौभाग्यशाली हूं संजीव जी कि मुझे पाठक बहुत मिले, और इसका कारण पाठक नहीं है। पाठक तो तत्पर बैठा है, बिल्कुल आप समझिए कि वो तो चातक की तरह मुंह खोले बैठा है। आप उसके भीतर स्वाति बूंद की तरह बरस सकते हैं क्या? आप पाठक को क्या चाहिए, पाठक किस वेवलेंथ पे जी रहा है, पाठक किस सहजता में कहानी चाहता है, पाठक किस तरह के कथानक चाहता है, पाठक किस तरह का प्रवाह चाहता है, अगर ये चीजें हम दे सकें तो आज भी अच्छे पाठक हैं साहित्यिक जगत में। अच्छा, तो ये पाठक तो देखिए, आजकल डिजिटल युग में जाते हैं। हाँ, तो कहानियां भी तो आपके डिजिटल युग में जा रही है। आपकी कहानियां, लघु कथाएं, कविताएं आज सब डिजिटल युग में प्रवेश कर रही है। उल्टा मेरे को तो लगता है कि पहले से अधिक स्कोप है पढ़ने का भी। लेकिन पढ़ नहीं रहे हैं ना लोग, बिक्री नहीं हो रही। ये बात सही है, ये सबसे बड़ा एक प्रश्न है। पर फिर भी मुझे लगता है कि लोग को अगर हम समझ सकें, लोग के अनुरूप कहानियां घट सकें, लोग की रिक्वायरमेंट को देख सकें, समय की लय ताल वेवलेंथ को देख सकें, तो लोग निश्चित रूप से ऐसी कहानियों को पढ़ेंगे। आपकी कहानियों को पाठक मिल रहे हैं तो बहुत अच्छे मिले। मैं तो
इसके पीछे एक कारण होगा कि आपकी कहानियों की गुणवत्ता, विषय वस्तु और उसका प्रस्ताव जो है वो बड़ा ही गंभीर होगा। ठीक ये है ना? गंभीर नहीं होगा, गंभीर कहानियां पढ़ने का समय मुझे लगता नहीं रहा इतना। कहानियों में सहज प्रवाह होना चाहिए, मुझे ये लगता है। बहुत सही शब्द बोला आपने, सहज प्रवाह। कहानियों में सहज प्रवाह होना चाहिए। देखिए, साहित्य है क्या? सहितस्य स साहित्य, जो नदी की तरह सबका हित करे। अच्छी कहानी कौन सी है कि जिसे पाठक भी पसंद करे, जिसका विद्वानों की सभा में भी आदर हो। लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है कि उसकी लोक स्वीकार्यता हो, क्योंकि अंततः जन आवाज खुदा का नत्कारा है। अब हम आपसे एक व्यक्तिगत सवाल पूछना चाहेंगे जी अवश्य। कि लेखन कार्य के अलावा आपकी क्या क्या हॉबी है, क्या क्या करते हैं? लेखन कार्य के अलावा इन दिनों तो मैं कह सकता हूं, पहले तो मैं स्पोर्ट्स इत्यादि में बहुत रुचि लेता था। वर्षों बैडमिंटन खेली है, वर्षों टीटी खेली है, कई मैच जीते हैं। उसके अलावा समाज सेवा के भी कई आयामों से मैं जुड़ा हूं। अभी वसीयतनामा बनाने की महत्ता पे जगह जगह जागरूकता बना रहे हैं। पल्स पोलियो प्रोग्राम से मैं जुड़ा था। पारिवारिक परिवेदनाओं के निराकरण से मैं जुड़ा हूं। और ऐसी कई समाज सेवा के कार्य है जिनसे मैं दैनंदिनी स्तर पे जुड़ा हूं। जी। अभी जो हमारा कार्य मेन रूप से चल रहा है कि जिन घरों में वसीयतनामा नहीं बनता है, वहां पे कई तरह की समस्या आ जाती है। तो हमारे पास एक पूरी टीम है और हमारे पास पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो मैं आपके इस साक्षात्कार के मार्फत भी कहना चाहूंगा कि लोग समयानुकूल वसीयतनामा बनाएं। अनुभव के आधार पर उदीयमान और नवोदित लेखकों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? नवोदित लेखक, उदीयमान लेखक भी आजकल बहुत अच्छा लिख रहे हैं। मैं कई ऐसे लेखकों को जानता हूं जिनकी कलम में वो रवानी है, वो पाठकों द्वारा भी पढ़े जा रहे हैं। लेकिन मुझे ये लगता है कि नए लेखक को थोड़ी जल्दी ज्यादा है शिखर तक पहुंचने की। जी। अगर वो धीरे धीरे अपना रास्ता बनाए तो बन सकता है। लेकिन आजकल मैं देख रहा हूं कि बाय हुक एंड क्रुक ही वांट्स टू बी एट द टॉप, विच इज नॉट पॉसिबल। हर चीज की तरफ जाने का एक निश्चित रास्ता है, आपको उधर से ही होके जाना पड़ेगा। जी। और कोई कमियां लेखकों में, जैसे गुणवत्ता बनाए रखने के लिए आप क्या रिकमेंड करते हैं? पढ़ना लिखना या कोई कोर्स अटेंड करना? ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अच्छे लेखक होने के लिए सबसे बड़ी जरूरी चीज ये भी है कि सबसे पहले आप भी खूब पढ़ें। यू शुड बी वेल रेड। आप अपने पौराणिक ग्रंथों को पढ़िए, पौराणिक कहानियों को पढ़िए। आपकी कहानियों में भारतीयता भी आनी चाहिए, आपकी कहानियों में पौराणिकता का अर्क भी आना चाहिए आपकी। आप विदेशों की भी कहानियां पढ़ें और आप देखें, अच्छे लेखकों की कहानियां पढ़ें, विदेशों में जो लिख रहे हैं उनकी भी कहानियां पढ़ें, तो आपको ये पता पड़ेगा कि आपका क्या स्तर है। सही बात। यू शुड बी वेल रेड, डेफिनेटली। आप अच्छा, खुद आपने बहुत पढ़ा है तभी आप अच्छा लिख सकेंगे। ये बहुत जरूरी चीज है। आपको काफी पढ़ने की आदत है, तो प्रवासी साहित्य भी आपने पढ़ा होगा अगर, तो उस भी उनके गुणवत्ता या उनके प्रयोजन को। हाँ, प्रवासी लोगों की कहानियां भी मैंने पढ़ी है। ये कहानी आपको आराम से व्हाट्सएप, फेसबुक पे वगैरह मिल जाती है और वो भी बहुत अच्छा लिख रहे हैं। आप जो बाहर के लेखक हैं, आप जो बहुत प्रसिद्ध हुए हैं, जैसे मान लो मोपासा है, आप ओ हेनरी की कहानियां पढ़िए, द लास्ट लीफ कहानी, द गिफ्ट कहानी, जी। या मोपासा की जो कहानियां हैं, टॉलस्टॉय की जो कहानियां हैं वगैरह, जो कहानियां वैश्विक स्तर पे प्रसिद्ध हुई है, ऐसी सभी कहानियां भी लेखक को पढ़ना चाहिए और ये पता लगाना चाहिए कि इनकी आत्मा में ऐसी क्या चीज है, इन कहानियों की आत्मा में, कि ये लोगों द्वारा पढ़ी गई है। और मुझे लगता है सरलता और सत्य की महक, दो चीजें मुझे खास तौर पे लगी। एक तो सरलता, सहजता, और जिन कहानियों में सत्य की महक है वे कहानियां दीर्घावधि की कहानियां होती है। खलील जिब्रान की कहानियों खलील जिब्रान की कहानियों के बारे में आपका क्या राय है? कितना सुंदर प्रश्न आपने किया है। एक्चुअली मेरे बहुत पसंदीदा लेखक है खलील जिब्रान, और मुझे लगता है कि खलील जिब्रान को पढ़ के आपको लगेगा कि सरलता क्या है, सहजता क्या है और ऊंचाई क्या है। आप उनकी जब भाषा पढ़ते हैं तो आपको ये नहीं लगता है, हालांकि मैंने तो उनका अनुवाद ही पढ़ा है, और मैंने देखा कि बहुत सहजता से बहुत छोटी छोटी बातों को वो बहुत उत्कर्ष पे ले जाते हैं। आप उनकी कहानियों को जब पढ़ता है, जब एक्चुअली आप कह सकते हैं कि ये एक तरह की रूहानी कहानियां हैं, किसी अगोचर तत्व को छूती हुई सी।
खलील जिब्रान की कहानियां मात्र आपको मानसिक या मनोवैज्ञानिक आनंद नहीं देती, आप ये कह सकते हैं कि एक तरह का आपको रूहानी आनंद देती है। बहुत सुंदर। और और जिस सत्य की महक की मैं बात कर रहा था आपसे, वो सत्य की महक इस खलील जिब्रान की कहानी में मुझे सर्वाधिक मिली। और सादत हसन मंटो की कहानियों के बारे में आपकी क्या टिप्पणी होगी? मंटो की मैंने मंटो को खूब पढ़ा है मैंने। मंटो बहुत बड़े लेखक हैं और मैं उन पे क्या टिप्पणी कर पाऊंगा, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि उनकी हर कहानी कहीं बहुत गहरे से वाइब्रेट करती है और आपको कुछ सोचने के लिए मजबूर करती है, और शायद यही मंटो की सबसे बड़ी ऊंचाई है। एवरी स्टोरी ऑफ मंटो वाइब्रेट्स यू। आप और शायद पाठकों से क्या कहना चाहेंगे कि वो कैसे जुड़े साहित्य से? पाठक देखिए कहने से कोई जुड़ने वाले नहीं है, मैं तो लेखकों से कहना चाहूंगा कि हम ऐसा लिखें कि पाठक हमसे जुड़ें। और ये बहुत जरूरी बात है, ये जिम्मेदारी लेखक की है कि वो एक ऐसा अनुकूल मतलब लेखन तैयार करे, ऐसा लिखे कि पठनीय हो। और मुझे लगता है ऐसे कई लेखक हैं जिन्हें पढ़ा भी जा रहा है। आप देखिए आज भी क्या अमृता प्रीतम को लोग नहीं पढ़ रहे, आज भी क्या प्रेमचंद को लोग नहीं पढ़ रहे, आज भी सुदर्शन को लोग पढ़ रहे हैं, आज भी उसने कहा था को आप पढ़ रहे हैं, आज भी कमलेश्वर की कई कहानियां पढ़ी जा रही है। आप ज्ञान रंजन को देखिए, उन्हें पढ़ रहे हैं। तो जितने सरल सहज और कहानियां अच्छे कथानक वाली होती है। ऐसा नहीं है, मेरे को तो ये समझ में आया है कि हर कहानीकार जल्दी से चंद्रधर शर्मा गुलेरी बनना चाहता है कि हाँ, वो तो मैं आपको चाहे कह ही चुका हूँ। घर पे पहुंच जाए और उसके बाद हम आराम के साथ में चारों तरफ सम्मानों और पुरस्कारों से घिरे हुए बैठे आराम करते रहे। वो संभव नहीं है साहब। हर आदमी तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी नहीं हो सकता ना। हाँ, नहीं हो सकता डेफिनेटली। लेकिन हाँ, हमारे लक्ष्य अगर चंद्रधर शर्मा गुलेरी है तो बहुत अच्छा है। लक्ष्य हमारा ऊंचा होना चाहिए ताकि हमारी उपलब्धि का स्तर भी ऊंचा हो गए। तो आपकी साहित्यिक यात्रा की पड़ताल करते करते बहुत सारी नई चीजें पता चली। आशा है कि हमारे दोस्तों को ये पसंद आएगा, और हम आपसे एक बार ये अनुरोध करना चाहेंगे कि ऐसे ही अवसर आप हमें देते रहें ताकि हम आपसे आपके लेखन कार्य पर भी चर्चा कर सकें, पुस्तक चर्चा के रूप में। संजय जी, मेरा सौभाग्य है कि आज मैं आपसे रूबरू हुआ, और बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे विचार लिए और साक्षात्कार लिए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। आभार। आभार।